हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 1 पूरा संख्या पद्धति कंप्लीट पढ़ाई किया था और चैप्टर 2 को हमने सबसे पहले अप्रैल मई में ही पढ़ा दिया था। तो चैप्टर 2 हमने पहले पढ़ाया था, चैप्टर 1 को बाद में हमने पढ़ाया और फिर अब हम चैप्टर 3 शुरू करने वाला है निर्देशांक ज्यामिति। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है, ये भी एक गणित है जिसमें हम लोग किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को किसी तल पर निर्धारित करना सीखते हैं। तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आप लोग क्या करेंगे, कोई एक तल दिया हो, उस पर एक बिंदु है, तो उसकी स्थिति को बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो यही आप लोग इस निर्देशांक ज्यामिति में सीखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी बड़ा इसका रूप होता है। इसमें आप लोग बिंदुओं के बीच की दूरी और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करना जानेंगे। जैसे कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ऐसे संख्या रेखा संख्या पद्धति आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा। बीच में हम लोग 0 लेते हैं और राइट साइड में प्लस वाले नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा कि किसी संख्या को, किसी बिंदु को संख्या रेखा पर कैसे हम लोग उसको दिखा सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई बिंदु है, उसको संख्या रेखा पर कैसे आप लोग दर्शा सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं कि वो बिंदु संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। लेकिन अब क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है, कोई बिंदु किसी तल पर स्थित है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये समतल है, तो कोई भी बिंदु है वो किसी समतल पर स्थित है और उसकी आप लोगों को स्थिति बतानी है। तो कैसे बताएंगे? जैसे संख्या रेखा पर स्थिति बताते थे कि ये बिंदु कहाँ पर है, ऐसे आप लोगों को अब समतल पर कोई बिंदु दिया होगा, उसकी स्थिति बतानी होगी कि ये कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए, किसी बिंदु को जो कि एक समतल पर दिया होगा, उसकी स्थिति बताने के लिए हमेशा 2 सूचनाओं की जरूरत होगी। याद आप लोग क्या रखेंगे कि किसी समतल पर अगर कोई बिंदु है या कुछ भी वस्तु रखा हुआ है या कोई आदमी ही है और उसकी स्थिति बतानी है, तो हमेशा 2 सूचनाओं की जरूरत होगी। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है, यहाँ पर हम कोई एक बिंदु ए ले लेते हैं और हमने ये कोई एक समतल है। ऐसे मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, एक समतल है। तो एक समतल पर कोई बिंदु ए है, इसकी हमको स्थिति बतानी है, ये कहाँ पर स्थित है। तो कैसे बताएंगे? हमेशा 2 सूचना की जरूरत होगी। क्यों होगी उसको भी आप लोग जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लंबवत एक बिंदु से इस वाले पर जो किनारा है, इस पर हम लोग एक लंब खींच लेंगे। मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी कुछ भी हो, 5 सेमी मान लीजिए दूरी है।
जो बिंदु जिसकी स्थिति बतानी है वहां से हमने क्या किया, एक लंब खींचा। मान लीजिए दूरी 5 सेमी है, कुछ भी दूरी हो सकता है। और फिर क्या करेंगे, एक इधर के तरफ लंब खींचेंगे इस वाले किनारे पर, एक और उसी बिंदु से हम लोग लंब खींचते हैं। यहां पर हमने लंब खींचा, फिर यहां पर हमने लंब खींचा। मान लीजिए ये दूरी है 10 सेमी यहां से यहां तक की। तो अब हम लोग इस बिंदु की स्थिति आसानी से बता सकते हैं। हम लोग क्या बताएंगे, जो ये बिंदु है कहां पर स्थित है, इधर से देखिए, इधर से 5, इधर से 10, इसी दूरी पर स्थित है। इधर से 5 सेमी दूरी पर और इधर से 10 सेमी दूरी पर स्थित है। मतलब इस बिंदु ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5,10। ये बिंदु कहां पर स्थित है, 5 और 10 सेमी दूरी पर स्थित है। तो देखिए किसी बिंदु की स्थिति को हमने आसानी से बता लिया। वहां से हमने लंब खींचा इधर, वहां से लंब खींचा इधर, लंब हमने खींचा जहां पर स्थित है। हम लोग ये दूरी नाप लेंगे। मान लीजिए हमने नापा तो ये 5 सेमी, ये 10 सेमी हुआ, तो ये स्थित कहाँ है, 5 और 10 पर। तो हमने अभी कहा कि किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमेशा 2 सूचनाओं की जरूरत होगी। देखिए ये 2 सूचना है। इन्हीं दोनों सूचनाओं को हम लोग निर्देशांक कहेंगे। इन्हीं दोनों सूचनाओं को हम लोग क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। देखिए ये जो किसी बिंदु की किसी समतल पर स्थिति को निर्धारित किया जा रहा है, इसकी खोज जिन वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, रेने देकार्ते। ये वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहले इन्होंने ही ये किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने की संकल्पना का खोज किया था। तो वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, रेने देकार्ते। आगे आप लोग अगले वाले पार्ट में इनके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। तो देखिए किसी बिंदु की स्थिति को ऐसे आप लोग निर्धारित करेंगे। किसी समतल पर दिया होगा तो उस बिंदु से उस समतल के दोनों साइड में लंब खींचेंगे और ये दूरी आप लोग नाम लेंगे, नाम लिख लेंगे नाप करके दूरी का कितना है, वही उस बिंदु की स्थिति बताएगा। तो इस तरह से किसी बिंदु को निर्धारित करेंगे। हम लोग एक और एग्जाम्पल से कुछ और समझते हैं। तो 6 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, इससे आप लोग क्लियर समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई बी स्टूडेंट है, तो कोई पूछता है कि वो किस पंक्ति में बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि तीसरे पंक्ति में बी बैठा है। लेकिन इससे अभी कंफर्म नहीं होता है कि ये जो बी है कहां पर बैठा। तीसरे पंक्ति में यहां 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 कहीं भी हो सकता है। तो अगर कोई पूछता है कि बी किस पंक्ति में है, तो आप लोग कहेंगे तीसरे, लेकिन उससे पूरी क्लियर उससे नहीं होता है बी का स्थिति कहां पर है। अगर कोई केवल ऐसे कहता है कि किस स्तंभ में बी है, तो आप लोग कहेंगे तीसरे स्तंभ में बी है, लेकिन ये नहीं अभी कंफर्म होता है कि कहां पर बी है, कहीं भी हो सकता है। तो एक सूचना से बिंदु की स्थिति क्लियर नहीं होती है, जबकि अगर 2 सूचनाएं एक साथ कहेंगे तो उसकी स्थिति निर्धारित होगी। देखिए कैसे, अगर कोई कहता है कि बी की स्थिति बताइए, तो आप लोग कहेंगे तीसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। अगर इस बी के लिए हम लोग 3-3 लिख देते हैं, तो कोई भी उसकी स्थिति निर्धारित कर सकता है कि वो यहीं पर है। देखिए तीसरे पंक्ति में कहेंगे तो तीसरे पंक्ति में बी हुआ, तीसरे स्तंभ में कहेंगे तो तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ, मतलब यहां हो गया, दूसरा और कहीं नहीं हो सकता। तो इस तरह से किसी बिंदु को निर्धारित करेंगे, किसी वस्तु की स्थिति को बताएंगे, तो हमेशा 2 सूचनाओं की जरूरत होगी इसके लिए। तो इससे जैसे मान लीजिए अगर ई की स्थिति बतानी हो, कहाँ स्थित है,
तो तीसरे पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो हम लोग क्या कहेंगे ई के लिए दूसरे पंक्ति में, दूसरे स्तंभ और तीसरे पंक्ति में, या तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में, ऐसे कहेंगे। तो इस तरह से बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई टेबल है, ये मान लीजिए कोई टेबल है। तो कह रहा है क्या, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की, कोई लैंप इस पर रखा हुआ है। मान लीजिए हम यहां पर एक लैंप ए मान लेते हैं। कह रहा है कि इसकी स्थिति किस तरह बताएंगे, किसी व्यक्ति से आपको बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कि किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित करते हैं, दो सूचनाओं की जरूरत होगी। हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हमारा टेबल है इसको हम लोग समतल मान सकते हैं, क्योंकि एक समतल तल होता है टेबल। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस आंसर को देखते हैं। लिखेंगे माना टेबल समतल है तथा टेबल समतल है, समतल पर किसी बिंदु की स्थिति हमको बतानी है किसी व्यक्ति से, और उस पर जो बिंदु हमने माना वो क्या है, टेबल लैंप की स्थिति बतानी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल समतल है तथा बिंदु ए टेबल पर लैंप है। ये जो ए हमने रखा है वो क्या है, वही लैंप है, उसी की हमको स्थिति बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था इस बिंदु से इधर टेबल के एक किनारे पर हम लोग क्या करेंगे, लंब खींच लेंगे। हमको क्या करना है, दो किनारों से स्थिति बताने के लिए हमेशा दो किनारों की जरूरत होगी, एक इस किनारे से एक इस किनारे से लंब खींच लेंगे, हमको स्थिति पता हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है इधर से और इधर से ही खींचा, किनारे जब चार दिए हुए हैं तो किसी भी दो किनारे को हम ले सकते हैं, इधर से भी एक किनारा, उधर से भी, या इधर से, मतलब किसी भी तरफ से दो किनारों को हमको लेके उसकी स्थिति बता देना है। ध्यान में ये रखना है, एक इस साइड से एक लंबाई को लेंगे तो एक चौड़ाई को लेंगे, तभी उसकी स्थिति बता पाएंगे। तो हम लोग इस ए बिंदु से इस वाले किनारे पर, चौड़ाई वाले किनारे पर मान लीजिए एक हम लोग लंब खींच लेते हैं। इस लंब की लंबाई कुछ भी हो सकती है, आंसर में बुक में कुछ भी दे सकता है। हम लोग इसको मान लेते हैं 25 cm, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। फिर हम लोग इसी बिंदु से हम लोग लंबाई वाले पर भी एक लंब खींच लेते हैं। ये मान लीजिए हमने खींच लिया 30 cm, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो जो ए बिंदु है उसकी स्थिति क्या होगी, 25 30 हो जाएगी। तो हम लोग वही लिखेंगे, बिंदु ए टेबल पर लैंप है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे बिंदु ए से टेबल के चौड़ाई वाले किनारे पर एक लंब खींचते हैं
जिसकी लंबाई, कुछ भी आप मान सकते हैं, 25 cm, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे माना, इसका मतलब हमने माना है इसको, लंबाई 25 cm है। किसकी लंबाई? इस लंब की। तथा और हमने क्या किया, उसी ए बिंदु से लंबाई के तरफ भी खींचा है एक लंब, तथा बिंदु ए से ही टेबल के लंबाई वाले किनारे पर एक लंब खींचते हैं। ये लंब हमने खींचा, ये लंबाई वाले किनारे पर खींचते हैं, जिसकी लंबाई 30 सेमी हम लोगों ने माना है, तो 30 सेमी यहां लिख लेंगे माना, 30 सेमी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु की स्थिति बताना था, तो स्थिति 25-30 हो गई। लिखेंगे अतः बिंदु ए जो कि टेबल लैंप है, उसकी स्थिति 25-30 या 30-25 है। हम लोगों ने आसानी से स्थिति को बता दिया पूरा डिटेल में समझा के। तो स्थिति देखिए 25-30, इधर से हम लोग लिखेंगे तो 25-30, और इधर से पहले लिखा तो 30-25, इसको हम लोग 30-25 भी लिख सकते हैं। इधर से पहले लिखा तो वही हमने लिखा कि उसकी स्थिति 25-30 या 30-25 होगी। ये 25-30 के जगह पर आंसर कुछ भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई दूरी तो दिया नहीं है, हमको अपने तरफ से कुछ भी लिख देना है, x y भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक बिंदु की, एक टेबल लैंप की एक टेबल पर रखा हुआ उसकी स्थिति आसानी से बता सकते हैं 2 सूचनाओं के द्वारा। तो अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको आप लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।